हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी आदि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन है 14, 11, 13 या फिर 12। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी 11। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं। आपको बताना है कि मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर अवधी। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। ये खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन छाटिए। आपको जो कथन गलत है वह आपको बताना है। ऑप्शन में है ए है ट मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है। देवनागरी लिपि में 13 स्वर ध्वनियाँ हैं। ज मूल व्यंजन है और क्ष मूल व्यंजन नहीं है। तो आपको राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। देवनागरी लिपि में 13 स्वर ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इसमें स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है, 11 है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो गया। इसके अतिरिक्त ट मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है, यह सही है। ज मूल व्यंजन है, यह भी सही है। क्ष मूल व्यंजन नहीं है, यह भी सही है। क्ष क्योंकि इसका जो क्ष है यह क प्लस श इससे मिलकर बना है। ठीक है, इसके लिए इसलिए क्या है, मूल व्यंजन नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्ष जो है वह किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वह क और स से मिलकर हुआ है। क और श से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसका जो है यह संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि तुम आते तो मैं तुम्हें जरूर बताता का काल निर्धारण कीजिए। आपको काल निर्धारण करना है। यदि तुम आते तो मैं तुम्हें जरूर बताता, इसका काल निर्धारण करना है। तो भूत पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, आसन्न भूत है या हेतु मत भूत है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हेतु मत भूत है, क्योंकि इसमें होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, इसमें संदेह नहीं किया है, बल्कि इसमें क्या किया है, होने की संभावना व्यक्त की गई है कि अगर तुम आते तो मैं तुम्हें जरूर बताता। अगला प्रश्न है द्विगुण व्यंजन है। आपको द्विगुण व्यंजन बताना है, कौन सा है, ड है, ण है, ढ है या फिर ह है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ण। ण जो है ये द्विगुण व्यंजन है। जो ण है यह द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत एक आता है ण, ये वाला ण, और आता है ढ जिसमें बिंदी होती है। ठीक है, ये दोनों द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस ण के अतिरिक्त एक ण ये होता है और ये ढ, ये इसमें बिंदी नहीं है, एक ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। यह द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन कौन से, एक यह ण और एक यह ढ, जिसमें कि नीचे से यह बिंदी आती है और इसमें भी नीचे से बिंदी आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों का उत्तर से पश्चिम क्रम संयोजित कीजिए। आपको उत्तर से पश्चिम की ओर क्रम संयोजित करना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, बांगरू। उत्तर से दक्षिण की ओर पहले उत्तर में बांगरू है, फिर बुंदेली, फिर मालवी और फिर मैथिली। अगला प्रश्न है, संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 343(1) में या भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343(1) में, अनुच्छेद 343 से 331 तक या अनुच्छेद 243 में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान भाग 17 और जो कि अध्याय 1 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 343(1) में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) में आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है। तो हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित
किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपको ये बताना है कि जो राजभाषा आयोग है इसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सही सुमेल करना है, सही सुमेल आपको करना है। तो सूची ए और बी आपको दिए गए हैं। इसके लिए जो सरस्वती है ये पत्रिकाओं का नाम है। सरस्वती पत्रिका यह किसके द्वारा संपादन कार्य किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। इंदु इसका कार्य किया गया था जयशंकर प्रसाद द्वारा। कवि वचन सुधा से संबंधित हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी प्रदीप जो है वह बालकृष्ण भट्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा, यह इसके लिए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, असत्य कथन छाटिए। आपको जो कथन गलत है वह छाटना है। प्रताप कानपुर से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन ए है प्रताप कानपुर से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन बी है पंजाब केसरी लाहौर से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन सी है उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और डी है हिंदी प्रदीप लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तो राइट आंसर आपको बताना है, वो बताना है गलत में जो गलत है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह गलत आंसर है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन लखनऊ से नहीं होता था। इसके अतिरिक्त प्रताप कानपुर से प्रकाशित होती थी, सही है। पंजाब केसरी लाहौर से प्रकाशित होती थी, यह भी सही है। उदंड मार्तंड का जो प्रकाशन स्थल था वह कोलकाता था, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए है 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए सही है, 1828 में हुई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए 1945। अगला प्रश्न है, असत्य कथन छाटिए। जो कथन गलत है वह आपको सेलेक्ट करना है। ए है प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। जो गलत है वह बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की है, गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है। 252 वैष्णव की वार्ता, इसकी भाषा बतानी है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर बघेली। इसकी भाषा क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्रजभाषा। 252 वैष्णव की वार्ता जो है वह ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, कृति है और उसके कृतिकार हैं, रचनाकार हैं, उनको सम्मिलित करना है। तो कृति है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना थी यह बताना है आपको। प्रेम सागर जो है लल्लूलाल की रचना थी। सुख सागर यह मुंशी सदा सुखलाल की रचना थी। भाग्यवती यह श्रद्धाराम फुलौरी की रचना और भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर हो गया है वह है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में है? आपको अमीर खुसरो के जन्म स्थान के बारे में बताना है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है एटा, मथुरा, मैनपुरी या आगरा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है एटा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमानुसार क वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है? जो राजभाषा का नियम एक वर्ग के आधार पर बने थे, राजभाषा राज्य जो बने थे वर्ग के आधार पर बने थे, तो आपको क वर्ग में कौन सा राज्य नहीं आता है बताना है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट है पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य नहीं है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 5, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, निम्न में किस बोली में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है? कौन सी ऐसी बोली है जिसमें द्वित्व वर्णों की प्रधानता है? बांगरू है, ब्रजभाषा है, अवधी है या फिर कन्नौजी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। आपको बताना है यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो इस पंक्ति के रचनाकार बताने हैं और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है अज्ञेय। यह पंक्ति अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास की भाषा है। हरिऔध जी के द्वारा प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास 2 रचनाएं लिखी गई हैं, तो इनकी भाषा आपको बतानी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास की जो भाषा है वह क्या है? खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। छायावाद युग का सबसे महान महाकाव्य कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कामायनी। छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्यामृत प्रवाह के लेखक हैं। सत्यामृत प्रवाह के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फ्लोरी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेल करना है। पत्र दिए हैं और पत्र के संपादक का नाम दिया है। ठीक है, पत्र और पत्र के संपादक का नाम दिया है। तो पहला पत्र का नाम है भारतेंदु। इस पत्र के संपादक का नाम बताना है आपको, और इसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण, यह थी प्रताप नारायण मिश्र की द्वारा संपादित पत्रिका। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, और आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, भारतेंदु कौन थे? भारतेंदु जो पत्र था यह किसने निकाला? राधाचरण गोस्वामी के द्वारा यह निकाला गया था। इसका संपादन कार्य किया गया था। तो इस प्रकार कौन सा आपका कूट सही होता है? कूट आपका सी सही होता है। ए का आंसर है चौथा, बी का है तीसरा, सी का है पहला और डी का है दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु, लज्जेजम तुब्यसी अहु जे भग्गा घर एंतु। उपरोक्त पंक्ति की भाषा है, यह कौन सी भाषा है आपको यह बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है अभ्रंश। यह क्या है? अभ्रंश की भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण बताना है कि कौन सा आपका तालव्य वर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन ए है च जो है वह तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में विसर्गों की संख्या है। हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है? 1 है। वो कौन सा है विसर्ग? अह। ठीक है, अह आपका विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। अभी आपको मैंने बताया था कि एक द्विगुण व्यंजन ण होता है, दूसरा द्विगुण व्यंजन ढ होता है, जिसके अंदर की बिंदी आती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। व्यंजन और उसके प्रकार बताने हैं कि किस प्रकार का व्यंजन है। द है, द, ज, श और घ। द किस व्यंजन के अंतर्गत आता है आपको बताना है। जैसा कि हमने इनका देखा था, क, ता, मु, दन और ओ। ठीक है, तो क का मतलब है कंठ, त का मतलब है तालु, मु का मतलब है मूर्धा, दन का मतलब है दंती, ओ का मतलब है ओष्ठ। क के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ। ता के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ। च, छ, ज आ रहा है इसमें, तो जो किसके अंतर्गत आ गया? तालव्य के अंतर्गत आ गया, क्योंकि त में आ रहा ना च, छ, ज, झ, तो ज आ गया इसमें।
उसके बाद म में आता है त थ द ध, त थ द ध द, मुँह में आ रहा है मुँह के साथ द, मूर्धा। क ता मू दन, क ख ग घ ण, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ ण, हाँ ट ठ ड ढ ण और त, द मारा है त थ द ध, दंत्य। ठीक है, ये आपका दंत्य के अंतर्गत आ गया। और उसके बाद आपका श ऊष्म होता है, और जो घ है क ख ग घ, तो वो आपका कंठ के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और घ का दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है या पहाड़ी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थानी। तो मेवाती जो है वह राजस्थानी वर्ग की भाषा है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की रचना की है। अष्टछाप की रचना किसने की? तो अष्टछाप की रचना नंददास ने की, विट्ठल दास ने की, गोकुलदास ने या फिर नाभादास ने? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अष्टछाप में की जो रचना की वह विट्ठल दास ने की। अष्टछाप में जो 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य और बाकी जो 4 कवि थे वह विट्ठल दास के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1565। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या बतानी है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, 52। देवनागरी लिपि में जो कुल वर्णों की संख्या है वह 52 है। थोड़ा हम इस क्वेश्चन के कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। जो आपके वर्ग था, ठीक है, जो वर्ग इस प्रकार होते हैं व्यंजन के, किस प्रकार? क, ता, मू, दन, दन, ओ। ये मैंने याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, कता मुदन ओ। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कता मुदन ओ। तो इसके बाद क का मतलब है कंठ, क का मतलब है कंठ, ता का मतलब है तालव्य, मू का मतलब है मूर्धा, दन का मतलब है दंत्य, ठीक है, ओ का मतलब है ओष्ठ्य। अब क वर्ग में ये आपका आ गया कंठ वर्ग में, तालव्य में, मूर्धा में, दंत में और फिर ओष्ठ में। कंठ में आते हैं क, ख, ग और घ, और जो अण होता है यह नासिक्य में चले जाता है। फिर तालव्य में आते हैं च, छ, ज और झ, और उसके बाद जो यहाँ आता है यह फिर से नासिक्य में चले जाता है। फिर अब उसके बाद आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। यह ण फिर नासिक्य में चला जाता है। फिर आता है त, थ, द, ध और न। यह न फिर नासिक्य में चले जाएगा। और उसके बाद आता है प, फ, ब और भ, ठीक है, और म फिर से नासिक्य की ओर जाएगा। तो इस प्रकार आपके वर्ग क वर्ग जो कंठ हैं, क, ख, ग, घ, ये आपके क कंठ से उच्चारित वाले वर्ण हैं। तालव्य में आते हैं च, छ, ज, झ, मूर्धा में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, दंत में आते हैं त, थ, द, ध और ओष्ठ में आएंगे प, फ, ब, भ। ये आपके वर्ण हो गए। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इनका पहला शब्द क, ता, मू, दन, ओ।
क ता मू दन ओ। तो क का मतलब हो गया कंठ, ता का मतलब तालव्य, मू का मतलब मूर्धा और दंत का मतलब दंती तथा ओ का मतलब ओष्ठ। और उसके बाद आप क से ज्ञ तक सारे वर्णों को याद कर लीजिए और क्रम से उनमें जो 5 वर्ण होते हैं उनमें से लास्ट का हटाने के बाद 4 वर्ण उसमें आ जाएंगे। स्टार्टिंग के 4 वर्ण आ जाएंगे और जो पीछे के वर्ण हैं ये नासिक में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके वर्ण होते हैं जैसे स है, ये आपका आता है स, श और स। ये आपके आ जाते हैं ऊष्म में, इन्हें ऊष्म में रखा जाता है। य, र, ल इन्हें रखा जाता है, एक ऊष्म होते हैं और य, र, ल, व ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ये आपके आ जाते हैं अंतस्थ में। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।